बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है एक्यूट रेडिएशन लेथैलिटी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो हाई लेवल रेडिएशन एक्सपोजर लीडिंग टू डेथ विद इन डेज और वीक्स इज़ कॉल्ड द एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। कि कौन कौन सी सीक्वेंस है जिसकी वजह से किसी एक्सपोज्ड पर्सन की डेथ हो सकती है। डेथ ऑफ कोर्स इज़ द मोस्ट डेवास्टेटिंग ह्यूमन रिस्पॉन्स टू रेडिएशन एक्सपोजर। डेथ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होना ना, साइड इफेक्ट। नो केसेस ऑफ डेथ आफ्टर डायग्नोस्टिक एक्सरे एक्सपोजर हैव एवर बीन रिकॉर्डेड, ऑल्दो सेम अर्ली एक्सरे पायनियर डाइड फ्रॉम द स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। के डायग्नोस्टिक एक्सरे में डेथ बहुत कम है, बल्कि नहीं है। अर्ली पायनियर थे, उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वो लेट इफेक्ट में हुई थी। इन ईच ऑफ दीज केसेज हाउ एवर द टोटल रेडिएशन डोजेज वॉज एक्सट्रीमली हाई बाई टुडेज स्टैंडर्ड। के आज का जो स्टैंडर्ड है रेडिएशन डोज बहुत कम है आजकल, उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। डायग्नोस्टिक एक्सरे बीम्स आर नाइदर इंटेंस इनफ और नॉर लार्ज इनफ टू कॉज डेथ। कितनी ज़्यादा नहीं है उनकी एनर्जी। डायग्नोस्टिक एक्सरे बीम्स ऑलवेज रिजल्ट इन पार्शियल बॉडी एक्सपोजर, कि पूरी बॉडी का एक्सपोजर नहीं होता। हमने जिस चीज़ का एक्सरे करना है सिर्फ और सिर्फ उसी को एक्सपोज करते हैं। जैसा कि हैंड का करना है तो हैंड को ही एक्सपोज करेंगे, which is less harmful than whole body exposure. Some accidental exposure of person in the nuclear weapon and nuclear energy fields have resulted in immediate death. जैसा कि अगर एटम बम किसी इलाके में गिरा दें तो वो फिर न्यूक्लियर डेथ फ़ौरन हो सकती है, वो फिर whole body exposure होगा। But the number of such accident has been small. Employment in the nuclear power industry is a safe occupation. एक टेबल है कि कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। There are in fact three separate syndromes that are dose related and follow a rather distinct course of clinical responses. Hematologic death है, blood से related है, gastrointestinal है, GI death है और central nervous system. CNS death require radiation doses in excess of 50 gray Tesla. ये बहुत ज़्यादा radiation dose है and results in death within hours, और फ़ौरन बंदा मर जाता है घंटों के अंदर। Hematologic death and GI death follow lower exposure and require longer time for death to occur. उनकी डोज़ कम चाहिए, CNS को डोज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब वो डोज़ पहुंच जाती है तो फिर बंदा फ़ौरन ही मर जाता है, जबकि GI वाले आहिस्ता आहिस्ता। इन एडिशन टू द थ्री लीथल सिंड्रोम्स, two periods are associated with acute radiation lethality. The prodromal period consists of acute clinical symptoms that occur within hours of exposure and continue for up to a day or two. के जो फ़ौरन जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है, ये प्रोड्रोमल पीरियड कहलाता है। घंटे में होता है, एक दो दिन भी रह सकता है। आफ्टर द प्रोड्रोमल पीरियड हैज़ एंडेड देयर मे बी लेटेंट पीरियड ड्यूरिंग विच द सब्जेक्ट इज़ फ्री ऑफ विजिबल इफेक्ट। कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब्जेक्ट जो एक्सपोज पर्सन होता है वो ऐसे समझता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रोड्रोमल में नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया होगा, लेटेंट में कुछ भी नहीं होगा। आगे डोज भी लिखी हुई है। हेमाटोलॉजिक में नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, हेमोरेज, फीवर, इन्फेक्शन हो सकता है। GI में ये सब मिला के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेथार्जी, फटीग, शॉक हो सकता है। और CNS में ये सारे मिला के अटैक्सिया, एडिमा, सिस्टम वेस्कुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे के सारे हो सकते हैं। प्रोड्रोमल पीरियड, the immediate response of radiation sickness is the prodromal period. Our radiation doses above approximately 1 gray T delivered to the total body. Signs and symptoms of radiation sickness may appear within minutes to hours. ये शर्त है कि टोटल बॉडी एक्सपोजर हो और मिनिमम डोज 1 ग्रे टेस्ला है। The symptoms of early radiation sickness most often take the form of nausea, vomiting, diarrhea and leukopenia, जो कि वाइट ब्लड सेल की कमी का नाम है, leukopenia. The prodromal period may last from a few hours to couple of days. एक दो दिन तक रह सकते हैं। The severity of symptom is dose related, कि अगर ज़्यादा डोज होगी तो फिर सिम्टम भी शदीद होंगे, कम डोज होगी तो फिर कम हो गए। At doses in excess of 10 gray Tesla, symptom can be violent. बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं फिर अगर डोज 10 तक बढ़ जाए तो। At still higher doses, the duration of prodromal syndrome becomes shorter until it is difficult to separate the prodromal symptom from the period of manifest illness. रेडिएशन डोज इससे भी बढ़ जाए तो फिर दरमियान में लेटेंट पीरियड आता ही नहीं है, तो फौरी जो इफेक्ट होते हैं प्रोड्रोमल वाले वही मैनिफेस्ट इलनेस में चले जाते हैं, जो कि पक्की बीमारी जिसको कह सकते हैं मैनिफेस्ट इलनेस। लेटेंट पीरियड, द लेटेंट पीरियड इज़ द टाइम आफ्टर एक्सपोजर ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो साइन ऑफ रेडिएशन सिकनेस। वहाँ पे कोई साइन सिम्टम नहीं होता। After the period of initial radiation sickness, a period of apparent well-being occurs, which is called the latent period. The latent period extends from hours or less at doses in excess of 50 gray Tesla, इतनी ज़्यादा डोज, to weeks तक भी ये हो सकता है।
अगर रेडिएशन डोज कम हो। अगर ज़्यादा हो 50 ग्रे टेस्ला तक हो तो फिर वो घंटे से भी पहले बंदा मर भी सकता है। द लेटेंट, लेकिन ये शर्त वही है, होल बॉडी एक्सपोजर है। पार्शियल बॉडी एक्सपोजर में ये नहीं होगा। द लेटेंट पीरियड इज समटाइम मिस्टेकनली थॉट टू इंडिकेट एन अर्ली रिकवरी फ्रॉम ए मॉडरेट रेडिएशन डोज। कैसा लगता है कि जैसे पेशेंट ठीक हो रहा है। Manifest illness. The dose necessary to produce a given syndrome and the mean survival time are the principal quantitative measure of human radiation lethality. Although ranges of dose and resultant mean survival time are given, there is rarely a precise differences in the dose and time related sequence of event associated with each syndrome. हर syndrome का अपना अपना अलग टाइम है, अपनी अपनी अलग डोज है। At very high radiation doses the latent period disappear altogether. कि हाई ज़्यादा रेडिएशन डोज होगी तो latent पीरियड आता ही नहीं है, वो बीमार रह के ही बंदा मर जाता है। एट वेरी लो रेडिएशन डोजेज देयर मे बी नो प्रोड्रोमल पीरियड डाल के, थोड़ी सी डोज हो तो फिर प्रोड्रोमल पीरियड होगा ही नहीं, नोजिया वोमिटिंग होगी नहीं, आगे लेटेंट पीरियड ही होगा, हमेशा बंदा सही रहेगा, मैनिफेस्ट इलनेस भी नहीं होगी लो रेडिएशन डोज पे। हेमाटोलॉजिक सिंड्रोम, रेडिएशन डोजेज इन द रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 10 Gray T produce the hematologic syndrome. The patient initially experience mild symptom of the prodromal syndrome which appear in a matter of few hours and may persist for several days. The latent period that follows can extend as long as 4 weeks and is characterized by a general feeling of wellness. There are no obvious signs of illness, although the number of cells in the peripheral blood decline during this time. तमाम के तमाम सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तीनों ही कम हो रहे होते हैं, पता नहीं लग रहा होता। The hematologic syndrome is characterized by reduction in white blood cell, red blood cell and platelets. The period of manifest illness is characterized by possible vomiting, mild diarrhea, malaise, lethargy and fever. कमज़ोरी थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, बाकी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें लेटेंट पीरियड में बहुत कम होता है। Each of the types of blood cells follow a rather characteristic pattern of cell depletion. If dose is not lethal, recovery begins in 2 to 4 weeks, but as long as 6 months may be required for full recovery. अगर एक बार रेडिएशन डोज लग जाए जो कि थ्रेशोल्ड दी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, थ्रेशोल्ड मतलब 1 ग्रे टेस्ला है तो 1.1 है, 1.2 हो गई, तो फिर भी रिकवरी हो सकती है 4 से 6 वीक में, लेकिन उसको पूरा होते होते 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। If the radiation injury is severe enough, the reduction in blood cell continues unchecked until the body defends against the infection and nil. कि अगर रेडिएशन डोज थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 1 ग्रे टेस्ला से बढ़ के 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो फिर वो ब्लड सेल जो ख़त्म होना शुरू हो गए, डिप्लीट होना शुरू हो गए, वो डिप्लीशन कंटिन्यू रहती है। फिर इन्फेक्शन ज़रा से भी होगा तो बॉडी का डिफेंस नील होगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल ही नहीं होंगे। जस्ट बिफोर डेथ हेमरेज एंड डिहाइड्रेशन में अकर, डेथ अकर बिकॉज ऑफ जनरलाइज इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन। ये इसकी मैकेनिज्म है 3। GI syndrome. Radiation dose of approximately 10 to 50 Gray Tesla result in the GI syndrome. The prodromal symptom of vomiting and diarrhea occur within hours of exposure and persist for hours to as long as a day. At latent period of 3 to 5 days follows, during which no symptom at present. The manifest illness period begin with a second wave of nausea and vomiting followed by diarrhea. और ये prodromal period से ज़्यादा होता है manifest में। The victim experience a loss of appetite and may become lethargic. कमज़ोरी इसको हर वक्त महसूस होती रहती है। The diarrhea persists and become more severe, leading to loose and then watery and bloody stools. होना शुरू हो जाता है। Supportive therapy cannot prevent the rapid progression of symptom until ultimately leads to death within 4 to 10 days of exposure. ये टोटल बॉडी की बात हो रही है और 6 से 10 टेस्ला के दरमियान में और ये ग्रे टी के दरमियान में हो रही है। GI death occurs principally because of severe damage to the cell lining the intestine. Intestinal cells are normally in a rapid state of proliferation and are continuously being replaced by new cells. The turnover time for the cell renewal system is normal person is 3 to 5 days. Radiation exposure kill the most sensitive cell, stem cell. This control the length of the time until death. के जो अंदर सेल बन रहे होते हैं, प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, उनके जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको ही ख़त्म कर देती है रेडिएशन, तो फिर वो आगे नए सेल नहीं बना सकते। When the intestinal lining is completely denuded, denuded के मतलब strip of its covering, कि अपनी अंदरूनी कवरिंग से उखड़ जाते हैं। A functional cell fluid pass uncontrollably across the intestinal membrane, electrolyte imbalance is destroyed and condition promote infection. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं होंगे तो फिर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की बॉडी की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है फिर। At doses consistent with the GI syndrome, measurable and even severe hematologic changes occur. It takes a longer time for the cell renewal system of the blood
टू डेवलप मेच्योर सेल फ्रॉम द स्टेम सेल पॉपुलेशन, जो बहुत थोड़ी रह गई होती है स्टेम सेल पॉपुलेशन क्योंकि ख़त्म हो गई होती है रेडिएशन की वजह से। देयरफॉर देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर मैक्सिमम हेमाटोलॉजिक इफेक्ट टू अकर, बंदा पहले ही मर जाता है। CNS डेथ, CNS syndrome after radiation dose in excess of approximately 50 gray Tesla पूरी बॉडी को is received, a series of signs and symptoms occur that leads to death within a matter of hours to days. फौरी भी मर सकते हैं। First severe nausea and vomiting begin usually within a few minutes of exposure. During this initial onset, the patient may become extremely nervous and confused, may describe a burning sensation in the skin, may lose vision, and can even lose consciousness within the first hour. पहले घंटे में बेहोश भी हो सकता है। This may be followed by a latent period that lasts up to 12 hours during which earlier symptoms subside or disappear. जो ये कमज़ोरी वाले बेहोशी वाले सिम्टम है ये ख़त्म हो जाते हैं लेटेंट पीरियड में। The latent period is followed by the period of manifest illness during which symptom of the prodromal stage return but are more severe. वो ज़्यादा शिद्दत के साथ वापस आ जाते हैं। The person become disoriented, lose muscle coordination, ataxia इसको कहते हैं, has difficulty breathing, may go into convulsive seizures, experience loss of equilibrium, ataxia and lethargy, lapses into coma से भी डेथ में भी जा सकता है। Regardless of the medical attention given the patient, the symptom of manifest illness appear rather suddenly and always with extreme severity, कि अगर डोज इतनी बढ़ जाए तो फिर उसको मेडिकल हमारे पास अगर उसका इलाज भी है तो वो इलाज काम नहीं करता फिर। At radiation doses higher enough to produce CNS effect, the outcome is always death within a few days to exposure. CNS death 50 ग्रे टेस्ला तक अगर डोज लग जाए होल बॉडी को तो फिर बस ख़त्म है। The CNS syndrome is characterized by increased intracranial pressure, ये उसका मैकेनिज्म है। Inflammatory changes in the blood vessels of the brain, vasculitis हो सकती है, and inflammation of the meninges, meningitis हो सकती है। फ्लूइड फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। At doses sufficient to produce CNS damage to all other organ of the body is equally severe. सबको फिर पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं उनका डैमेज थोड़ा सा भी होगा तो फिर वो सीवियर गिना जाएगा। The classic radiation induced changes in the GI tract and hematologic system cannot occur because there is insufficient time between exposure and death for them to appear, के इसमें चेंजेस जो हैं GI में या हेमाटोलॉजिक में वो उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि घंटों के अंदर तो बंदा मर जाता है, उसके कौन कौन से टेस्ट करते रहेंगे हम। LD50-60, the LD50-60 is the dose of radiation to the whole body that causes 50% of irradiated subject to die within 60 days, कि 50% सेल 60 दिन के अंदर मर जाएंगे। कितनी डोज होनी चाहिए? If experimental animals are irradiated with varying doses of radiation, for example 1 to 10 gray, then at the lower dose approximately 1 gray, जो 10 से कम है, no one is expected to die. साफ थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई भी नहीं मरेगा। अब approximately 6 gray T, ये भी थ्रेशोल्ड से कम ही है लेकिन पहली बार से ज़्यादा है। All those irradiated die unless vigorous medical support is available, कि मेडिकल सपोर्ट अगर अवेलेबल होगी, इलाज अवेलेबल होगा तो ही वो बच पाएंगे वरना वो भी मर जाएंगे। Above 10 gray T, even vigorous medical support does not prevent death, के 10 gray T से ज़्यादा हो गई फिर मेडिकल सपोर्ट भी उसको नहीं जा सकती। Acute radiation lethality follows a non-linear threshold dose response relationship, ये रिलेशनशिप की मैं कर्ज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊँगा। If death is to occur, it usually happen within 60 days of exposure. Acute radiation lethality is measured quantitatively by the LD50-60, which is approximately 3.5 gray Tesla for human, के इंसान को अगर 3.5 gray Tesla, ये इतनी रेडिएशन ग्रे टेस्ला नहीं है, मैं बार बार टेस्ला किए कहे जा रहा हूँ, टिश्यू है ये फॉर ह्यूमंस, के इंसान को 3.5 ग्रे टिश्यू अगर इंसान को रेडिएशन डोज एक्सपोज हो जाए तो 50% सेल 60 दिन के अंदर अंदर मर जाएंगे। इंसान के लिए 3.5 है। With clinical support, human can tolerate much higher doses. The maximum is reported to be 8.5 gray tissue. इंसान में 3.5 है लेकिन इंसान 8.5 तक भी बच गया है, ये कोई मौजज़ा ही हुआ है। Mean survival time at the whole body radiation doses increases, the average time between exposure and death decreases. This time is known the mean survival time, कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन डोज बढ़ती जाएगी मौत के और उस इंसान के दरमियान फासला उतना ही कम होता जाएगा। As the radiation dose is increases from 2 to 10 gray tissue, the mean survival time decreases from approximately 60 to 4 days. 2 से 10 हो गई तो वो 60 से 4 दिन में आ जाएगा। This region is consistent with death resulting from the hematologic syndrome. Mean survival time is dose dependent within the hematologic syndrome, के डोज ज़्यादा होगी तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, डोज कम होगी तो वो भी कम हो जाएगा। मीन सर्वाइवल टाइम डोज ज़्यादा होगी तो मीन सर्वाइवल टाइम कम हो जाएगा, डोज कम हो जाएगी तो मीन सर्वाइवल टाइम ज़्यादा हो जाएगा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। In the dose range associated with the GI syndrome, however, the mean survival time remains relatively constant at 4 days। की डोज अगर एक हद से बढ़ गई तो फिर बस 4 दिन ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। With larger doses, those associated with the CNS syndrome, the mean survival time is again dose dependent, varying from approximately 3 days to a matter of hours। कि मज़ीद लार्जर डेज डोज बढ़ जाए ज़्यादा तो ज़्यादा फिर वो 4 दिन भी 3 दिन पे आ जाते हैं।